नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, बहुत ही आसान है। और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि गाँव में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर सभी छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुँच जाए और वह इसका संपूर्ण लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये इसकी अंग्रेजी है। ठीक है, अंग्रेजी में इसे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होती है ये अभिक्रिया की आणविकता? तो देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, समझिए इसे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होती, भाई अभिकारक होंगे तो अभिक्रिया क्या होगी? अभिक्रिया होगी तो अभिकारक उत्पाद में बदलेंगे। अब हमें क्या करना है? उस अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं। अब संतुलित करने के बाद जो अभिकारकों की जो संख्या होती है, अभिकारकों की जो संख्या होती है, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब मैं उदाहरण आपको दिखाता हूं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, जैसे NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन हम इससे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब हम क्या करें, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो फिर क्या बनेगा? NO2 और संख्या कितनी? 2। इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2। ठीक है, तो इधर अब आप देखो, यहाँ पर, ठीक है, इस तरफ ये क्या है? ये अभिकारक है भाई। इस तरफ वाला पोर्शन है जो ये, इसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, अब जो ये अभिकारक हैं, ये दोनों हैं भाई अभिकारक। ठीक है, तो जो अभिकारक हैं, इन अभिकारकों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? अब कब? जब हम इस अभिक्रिया को संतुलित कर लें। संतुलन करने के बाद अब हम क्या दिखेगा? यहाँ पर अभिकारकों की जो संख्या दिखेगी, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। तो क्या है? तो बहुत ही आसान है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। वही हमने आपको यहाँ पर बताया। मेरे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो जैसे ही कराते हैं तो यहाँ पर संतुलित करने के बाद हमें इस तरफ, ठीक है, इस तरफ अभिकारकों की जो संख्या दिखती है, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसी संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर कितनी अभिकारकों की संख्या है? तो यहाँ पर संख्या अभिकारकों की 3 है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की आणविकता होती है, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी होती है, वो कितनी होगी भाई? तो 3। ठीक है, कितनी होगी? 3 है। ठीक है, तो ये थी अभिक्रिया की आणविकता। अब ये देखते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है, कितने प्रकार की होती है, तो वो कैसे होती है? अब अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो निम्न प्रकार की होती है। तो उसमें आता है, ठीक है, उसमें आता है, आप देखेंगे नंबर 1, की अभिक्रिया की
आणविकता के प्रकार। ठीक है, तो नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 प्रकार में नंबर 1 आप देखेंगे तो नंबर 1 होता है एक अणुक अभिक्रिया। एक अणुक अभिक्रिया कैसी होती है? इसे इंग्लिश में यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि ऐसी अभिक्रियाएं, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक की संख्या सिर्फ एक होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर अभिक्रिया, मतलब एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देखो। इसका उदाहरण है एग्जाम्पल। उदाहरण आप देखेंगे तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड का अपघटन। क्या? अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन। ठीक है, अपघटन। ठीक है, ये उसका उदाहरण है। तो उदाहरण देखते हैं तो PCl5 और इसका क्या करना है आपको? अपघटन। तो ये क्या बन जाता है? PCl3 प्लस Cl2 गैस। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर आप इसे संशोधन कर लें तो हमें क्या दिखेगा? यहाँ पर सिर्फ एक अभिकारक दिख रहा है, अभिकारक की संख्या हमें एक दिख रही, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है? तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है? 1 होती है। आणविकता इसकी कितनी होती है? आणविकता इसकी 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह अभिकारक की तरफ अभिकारकों की संख्या कितनी है भाई? 1 है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? एक अणुक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हो गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं। तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ये हटा दें, उसके बाद नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है, ये इसका उदाहरण, इसे हम अभी एक बार और यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 2, इसे बोलते हैं द्वि अणुक अभिक्रिया। द्वि अणुक अभिक्रिया, इंग्लिश में इसे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, ये ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? बहुत ही सेम है, आसान है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है? अभिकारकों की संख्या संतुलित करने के बाद 2 दिखती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देखो, उदाहरण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड का अपघटन। ठीक है, देखिए HI, ठीक है, इसका अपघटन कर दीजिए और इसकी संख्या 2 कर दीजिए और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयोडीन गैस बनेगी। ठीक है, 2 कंपाउंड बनेंगे हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पर आप देखेंगे तो संतुलित करने के लिए अभिकारकों की संख्या कितनी है भाई? संतुलित करने के बाद भाई इधर भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी आयोडीन 2 है तो इधर भी आयोडीन 2 है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अभिक्रिया की आणविकता होगी वो कितनी होगी भाई? ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभिकारकों की संख्या कितनी है? तो
2 प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा क्या है हमारे पास, ठीक है, त्रिअणुक अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रिया। ठीक है, इससे क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, जाओ जाओ बाहर जाओ, इसका उदाहरण आप देखेंगे तो एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने अभी पीछे भी दिया था। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या किया था हमने, ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई थी, तो वहां पर अणुओं की संख्या कितनी थी, 3 थी। तो यहाँ पर अभिकारकों की अणुओं की संख्या 3 थी, वहां पर भी थी, और यहाँ पर भी उसने यही कहा कि त्रिअणुक कौन से होंगे, जहां पर अभिकारकों की संख्या कितनी होगी भाई, 3 होगी। ठीक है, चलिए मैं उदाहरण लिखता हूं इसका। उदाहरण है इसका, अभी हमने दिया था नाइट्रिक ऑक्साइड का, मैं लिख दूं पहले, नाइट्रिक ऑक्साइड की O2 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस O2 के साथ रिएक्शन और करेगा तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है NO2 और 2। ठीक है, यहाँ पर इसकी संख्या कितनी करते हैं, 2। ठीक है, अब हमने इसे बैलेंस कर दिया है। बैलेंस करने के बाद नाइट्रोजन इधर भी 2 है, नाइट्रोजन इधर भी 2 है, और इधर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर 4, और यहाँ पर 2 दूनी 4, दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या समान, नाइट्रोजन की संख्या समान। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो है इधर अभिकारकों की संख्या कितनी है, तो अभिकारकों की संख्या इधर कितनी है, 3। कितनी है, 3। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी भाई, 3 होगी भाई, कितनी होगी, 3। ठीक है, इसकी आणविकता कितनी होगी, तो 3 होगी भाई। ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 3। चलो ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, अब इस तरह से हम इन्हें क्या करते हैं, इनके प्रकार देखते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन आप एक चीज और सुनिए कि जो त्रिअणुक अभिक्रियाएं होती हैं ये बहुत कम होती हैं, कम देखने को मिलती हैं, और ये बहुत धीमी गति से होती हैं। ठीक है, त्रिअणुक अभिक्रियाओं की गति बहुत धीमे होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो और जो प्राथमिक और द्वितीय होगी, तो जब इसकी कम होती है तो द्वितीय की थोड़ी अधिक गति होगी, प्राथमिक की थोड़ी और अधिक गति होगी। तो सबसे अधिक गति किसकी होती है, तो प्राथमिक अभिक्रियाओं की सबसे अधिक गति होती है। और त्रिअणुक अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रिया, इसके साथ अब आगे भी अभिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन वो सभी कैसी होंगी, जटिल अभिक्रियाएं होंगी, धीमे से होती हैं। किसी भी अभिक्रिया की आणविकता जितनी अधिक होती है वह अभिक्रिया उतने ही अधिक पदों में पूर्ण होती है, स्टेप। ठीक है, तो त्रिअणुक से ज्यादा अणुक की अभिक्रियाएं जो होंगी वो उतनी ही ज्यादा किसमें, स्टेपों में पूर्ण भी होंगी। ठीक है, तो ये होता है। आगे देखते हैं इसमें एक और इसकी नोट देख लीजिए, इसमें इसकी और क्या चीजें होती हैं तो आप देखेंगे। ठीक है, यह है इसका मान जो है ये सदैव कैसी होती है, धनात्मक। ये है सदैव धनात्मक, धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, तथा इसके जो मान है, मान जो है, इसके मान जो है सदैव, इसके मान, या ऐसा लिख सकते हैं इसके मान जो है
वह है क्या होंगे, शून्य, शून्य और ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, ये है, यह सदैव धनात्मक होती हैं तथा इनके मान शून्य और ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकते हैं। भाई नहीं होते हैं, ये कह सकते हैं डायरेक्टली, मतलब इसका मान भिन्नात्मक ऐसा भी नहीं है कि मॉलिक्युलरिटी 1/2 आ जाएगी, ऐसा भी संभव नहीं है। ठीक है, इसका मान शून्य भी नहीं है। कभी आपने ऐसा देखा है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि अभिकारक, क्या उत्पाद से अभिकारक बन सकता है? ठीक है, तो ऋणात्मक हो जाएगा अभिकारक। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन तो होती नहीं कि हमेशा क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है। तो ये था आपका अभिक्रिया की आणविकता, बहुत ही आसान है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है, और चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।